हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वीआरबी सिस्टम का ही। जो मैंने बताया था कि पाइपिंग लेआउट बनाएंगे ऑटोकैड के अंदर में। तो अब वो पाइपिंग लेआउट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो पहले हमें जो मशीन सिलेक्शन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लो क्योंकि यहाँ पे 100 एचपी का मैंने एक सिस्टम सेलेक्ट किया हुआ है। अब 100 एचपी को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि डेकिन वीआरबी के अंदर अब जाओगे कैटलॉग के अंदर मशीन सिलेक्शन करने, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे। आपको मिलेगा कि इनका मैक्सिमम जो कैपेसिटी होता है ना आउटडोर यूनिट का, जो कम्बिनेशन में होता है, सिंगल सिंगल यूनिट में जो होता है, सिंगल में वो आपका जाता है 20 एचपी तक मैक्सिमम, ठीक है, आउटडोर यूनिट। और जो कम्बिनेशन होता है, कम्बिनेशन वो जाता है 60 एचपी तक का। अब 60 एचपी में क्या होता है कि 3 आउटडोर होता है, ठीक है। तो अब हमने सेलेक्ट किया था क्या, 100 एचपी। अब 100 एचपी को हम लोग कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप 100 एचपी को 60+40 बना सकते हैं, या फिर 50+50 बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर 52+48 एचपी बना सकते हैं। ये सब आपको आइडिया कैसे मिलेगा, क्योंकि जब आप कैटलॉग के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारा आइडिया मिलेगा कैसे अब 100 को आपको डिस्ट्रीब्यूट सर्किट बनाना है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया 52 ले लो, 48 ले लो, या फिर 54 ले लो, 46 ले लो, या फिर इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं जैसे कि, ठीक है, इसको 54 46 ले सकते हो, या फिर 56 44, इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। बट 100 एचपी में हमें 2 सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। 100 एचपी में हमें 2 सर्किट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास 60 एचपी का एक सर्किट तो होता ही है, और एक हम लोग क्या करते हैं कि 40 एचपी+60 एचपी का 2 सर्किट बना लेते हैं। तो अब सर्किट कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक CKT01। और ये कितना का मैं बनाऊंगा, 60 एचपी का, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ CKT02, और ये मैं बनाऊंगा 40 एचपी का। अब 60 एचपी के लिए हमें इस 103.6 में से 60 एचपी का आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट यहाँ पे डालना पड़ेगा इस आउटडोर में, और 40 एचपी में 40 एचपी कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम अपने पास एचपी में इंडोर यूनिट है। तो अब उसके लिए हमें पाइपिंग का भी देखना पड़ेगा। मान लो हम क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस रूम, इंडोर और जिम्नेजियम, और रूम 14 13 इस साइड में, क्योंकि पाइपिंग जब हम करेंगे तो किसी शाफ्ट से हम अगर हम नीचे आते हैं बिल्डिंग के, तो अब यहाँ से पाइपिंग हमारा ऐसे रन होगा तो इधर का मशीन कनेक्ट हो जाएगा, और ये मशीन कनेक्ट हो जाएगा। जब दूसरा सर्किट हम उतारेंगे किसी और शाफ्ट से, मान लो इस यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल का शाफ्ट है, वैसे ही मैकेनिकल का शाफ्ट भी यहाँ पे दिया होगा टॉयलेट के पास, ठीक है। यहाँ पे शाफ्ट है, तो यहाँ से जब मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ से जैसे एक वाई ब्रांच लगा के लाइब्रेरी रूम, रूम 1 से लेके रूम 5, ये सारा रूम हम कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फिजिबिलिटी भी हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हम पाइपिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि कॉन्फ्रेंस रूम और इंडोर गेम जिम्नेजियम को सर्किट 1 में मैं डालता हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम, कॉन्फ्रेंस, जिम्नेजियम और इंडोर गेम, इस सबको मैं क्या करता हूँ, सर्किट 1 में डाल देता हूँ। इक्वल टू, ये कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू जिम्नेजियम मैंने यहाँ ले लिया, फिर इक्वल टू इंडोर गेम को भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके साथ साथ हम देखते चलेंगे कि यहाँ पे ये 60 टन से हमारा एबव नहीं जाना चाहिए। यहाँ से मैंने क्या किया, प्लस का फॉर्मूला लगाया, सम का इक्वल टू कर दिया, तो 58.8 आ गया। अब इसके अंदर अब लाइब्रेरी का हम ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी अपोजिट साइड में है। हम पाइपिंग अगर करेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं,
B14 रूम अगर है, B14 ये रूम है B14। अब इसका HP कितना, 2.5 HP। इसमें अगर हम 2.5 HP भी ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 61.3। अगर हम देखेंगे 61.3 डिवाइडेड बाई 60 HP तो कितना आ गया, 102। मतलब 2% ही ज़्यादा है, 135% से तो कम ही है, तो ओके है, चलेगा ये, ठीक है। अब बाकी का जो टनेज है यहाँ पे, बाकी का जो है ये मैं सर्किट 2 में डाल देता हूँ 40 HP का। यहाँ डाल दिया मैं, यहाँ से मैं फार्मूले को यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद ये तो रूम जो 14 था वो आ गया सर्किट 1 में। उसके नीचे का फिर सैलून, मेडिकल स्टोर, ये सब मैंने डाल दिया सर्किट 2 में। तो इसको जब सम करेंगे तो ये कितना आ गया, 42.3, ठीक है। 42.36 डिवाइडेड बाई 40 करेंगे, कितना, 105% आ रहा है। तो एक एक सिस्टम आया आपका 102%, दूसरा आया 105%, तो एक्सेप्टेबल है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको सर्किट बनाना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। अब एक बार जब सर्किट तैयार हो जाएगा तो आपको पता होगा कि किस सर्किट से कौन कौन सा मशीन कनेक्टेड है और एरिया कौन सा है। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 103.67 होगा, ये दोनों 103.67 आ गया। 100 HP आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। तो इसको अब क्या कर सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम को यहाँ से लेके सर्किट 1 को ऐसे थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये सर्किट 1 मैंने बना दिया और सर्किट 2 को मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा अलग कलर दे देता हूँ। ये अलग कलर दे दिया, तो इस ये कलर सर्किट 1 और ये हो गया मेरा सर्किट 2। अब दोनों सर्किट बन गया। अब क्या करेंगे कि अब देखो, डक्टेबल मशीन था मेरा, 4 मशीन था, चारों मशीन का अब इसका डायमेंशन, डक्टेबल मशीन जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो 2295 का है। या अब यहाँ पे जाएंगे मशीन के डायमेंशन के लिए, क्योंकि अब हमें लेआउट बनाना है। तो अब लेआउट बनाने के लिए डायमेंशन चाहिए मशीन का, ये डक्टेबल 2295 वाला। अब इसका जब साइज देखोगे तो क्या है, 1190 बाई विड्थ और डेप्थ 1190 बाई 1090। तो एक हम लोग क्या करते हैं कि एक ब्लॉक बना लेते हैं रेक्टेंगल का, शिफ्ट एट द रेट 1190 बाई 1090। इस तरीके से एक मशीन होगा जो हमारा, और PL लाइन मैं ले लेता हूँ, इसको मैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये मशीन हो जाएगा मेरा कितना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2295 CFM। 2295 CFM हो गया। और टेक्स्ट हाइट कर देते हैं 150, एंटर करते हैं, तो ये आ गया 2295 CFM। अब इसको, इस मशीन को कहाँ कहाँ लगाना है, एक मशीन को हम लोग डिस्कस किए थे कि इस कॉर्नर पे लगा देंगे, दूसरा मशीन को किधर डिस्कस किए थे, दूसरे मशीन को ये था कि इस कॉर्नर पे लगा देंगे, तीसरा मशीन को इस कॉर्नर पे लगा देंगे और चौथे मशीन को इस। अभी मशीन का प्लेसमेंट मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। इस तरीके से लेआउट बनाते हैं। फिर दूसरा क्या था, दूसरा एरिया कौन सा था, दूसरा एरिया मेरा है जिम्नेजियम, जिसमें 1377 CFM का 2 मशीन लगा हुआ है। अब 1377 जो CFM है उसका डायमेंशन कितना है, 1400 बाई 700। अब वो मशीन कैसा दिखेगा, ये थोड़ा स्क्वायर टाइप में आ गया। और यहाँ पे जो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, 1400 विड्थ है और 700 डेप्थ है, तो वो इस तरीके से थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप में मशीन होगा, ठीक है। इसको रोटेट मैंने कर लिया। रोटेट करने के बाद यहाँ से मैंने जैसा डिस्कस किया था, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको फ़िलहाल मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना, 1377 CFM। 1377 CFM 2 मशीन हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं।
इस एरिया के लिए एक मशीन वहाँ लगा दिया, दूसरा मशीन यहाँ लगा दिया। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, सीधा ऐसे एक डक्ट बनाएंगे, यहाँ से डक्ट बनेगा और यहाँ से डक्ट बनेगा और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ठीक है, सेम वैसे ही इसका हमने डिस्कस किया था। यहाँ से एक डक्ट लेंगे, फिर ये डक्ट ले लेंगे, फिर ऐसे डक्ट क्या करेंगे कि यहाँ तक एक डक्ट लेंगे, फिर ये डक्ट, ये हो गया डक्ट। उसके बाद इसको मिरर कर देते हैं हम। इस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ से एक ग्रिल लगा के डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जब डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी देखेंगे कितना है। मान लो 13 दूना 26 फीट है, तो अब 500 पे ना करके 650 100 पे करेंगे, ताकि उसका थ्रो देखेंगे, ताकि इधर हॉट पॉकेट ना बने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिज़ाइन करना है। नेक्स्ट आ गया मेरा 1624 इंडोर गेम्स के लिए। 1624 इंडोर गेम सेम 1400 बाई 700 का मशीन है। और तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 3 मशीन मैंने सेलेक्ट किया था। 3 मशीन सेलेक्ट किया था। एक मशीन को मैं क्या करूँगा कि इधर कहीं सेंटर यहाँ पे लगा के, यहाँ पे मैं रोटेट कर देता हूँ इसको। यहाँ पे मशीन लगा के इसको ऐसे डक्ट बना के इधर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, अब इसका 1624 CFM है। 1624 CFM। सेम ऐसे ही क्या करेंगे, दूसरा मशीन के लिए क्या कर सकते हैं, एक एक डक्टेबल मशीन, एक डक्टेबल मशीन यहाँ पे लगा सकते हैं, दूसरा डक्टेबल मशीन यहाँ कहीं लगा सकते हैं। और इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम डक्ट के थ्रू कर देंगे। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, आपको एक लेआउट बनाने के लिए, तो लेआउट बनाने के लिए अब मशीन मैं क्या करता हूँ, मशीन इधर भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम पाइपिंग इस दूसरी तरफ के शाफ्ट से लेके आ रहे हैं। तो फिर पाइप को ऐसे लेके जाना, लेंथ बढ़ जाएगा पाइप का काफ़ी। तो पाइप की लेंथ को कम करने के लिए मशीन को हम लोग पिच इस साइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप डिज़ाइन करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम फेस होगा। उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको अपना डिज़ाइन भी करते जाना है। मशीन का लोकेशन वगैरह खुद से आपको डिसाइड करना है कि कहाँ लगा सकते हैं, कहाँ नहीं। इसका ड्रेन ड्रेन के लिए क्या कर सकते हैं, इधर टॉयलेट है, इसमें इसका ड्रेनेज आ जाएगा। इन दोनों मशीनों का भी ड्रेनेज हम लोग यहाँ तीनों को कनेक्ट करके यहाँ डाल सकते हैं इस ड्रेनेज को। अब रहा फिर सीलिंग कंसील्ड मशीन जो हम लगा रहे थे, स्लिम डक्टेबल टाइप। अब स्लिम डक्टेबल टाइप के लिए उसका अलग से डायमेंशन होगा। अब मैक्सिमम हम लोग क्या कर रहे थे, 2 टन के लिए कौन कौन से 1 पॉइंट, ज़्यादातर अपना 1.56 441 CFM वाला जो मशीन है, 441 CFM वाला। तो इसका एक ब्लॉक बना लेते हैं हम लोग 900 बाई 620 का। ठीक है, REC 900 बाई 620 विड्थ दोनों हो गया। और इसको मैच कर देते हैं ये मशीन। अब देखो यहाँ पे मैं वो बात कर रहा था इस मशीन को प्लेस करने का। ठीक है, यहाँ पे जब मशीन को प्लेस करेंगे तो इसका यहाँ इस फेस पे यहाँ पे ग्रिल आ जाएगा, इस फेस पे आ जाएगा सप्लाई ग्रिल, और रिटर्न ग्रिल भी यहाँ पे, ये जो है ये पूरा इस तरीके से रिटर्न ग्रिल और सप्लाई ग्रिल यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, अब इस रूम के लिए हमने इस सर्किट में कौन सा रूम को ऐड किया था, रूम नंबर 14। तो तीन तीन एरिया जो था, जिम्नेजियम, इंडोर गेम और कॉन्फ्रेंस रूम प्लस रूम 14 ऐड करके हमारा एक सर्किट
कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब दूसरे सर्किट के लिए मशीन का मैं ऐसे प्लेसमेंट कर देता हूँ, कॉपी। कॉपी करने के बाद इस मशीन का CFM कितना है, 441 CFM। तो 441 CFM 14 नंबर मशीन का 583 CFM है। इस तरीके से आपको हर एक मशीन का CFM डिटेल वगैरह भी देते जाना है ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ से अब इस रूम में रूम नंबर 13, 12, 11, रूम नंबर 13, 12, 11, 13, 12 में तो 441 है, लेकिन 11 नंबर में 583 है। ठीक है, रूम नंबर 11 में एक ग्रिल आ जाएगा अपना 583 CFM, और इन दोनों में क्या है, मेरा 441 CFM का मशीन है। इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 441 CFM, 441 CFM। ये भी आ जाएगा 441 CFM। अब उसके बाद इन इन रूम्स में क्या होगा, इन रूम्स में 10 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर और 8 नंबर, 441, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये सब में 441 CFM का जो मशीन है वो लग जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने मशीन को यहाँ लिया, ग्रिल को भी फिलहाल छोड़ देते हैं। इसको हमने क्या किया, रोटेट। रोटेट करने के बाद मूव करते हैं। मूव करने के बाद यहाँ पे जो कॉरिडोर है, यहाँ प्लेस कर दिया मैंने एक यहाँ पे मशीन। ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ रूम के अंदर इंटर हो रहे हैं हम, एक यहाँ मशीन प्लेस कर दिया। फिर इस रूम का को ये यहाँ से इंटर हो रहे हैं, इस रूम में यहाँ से इंटर हो रहे हैं। फिर दूसरे रूम में हम लोग यहाँ से, ये यहाँ से इंटर हो रहे हैं। फिर मैंने कॉपी किया इसको, इस रूम में यहाँ से इंटर हो रहे हैं, ये मशीन का लोकेशन हो गया। ठीक है ना, फिर रोटेट कर देते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं। रोटेट करने के बाद ये गेट है, यहाँ पे हम लोग मशीन प्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे इस फेस पे ग्रिल होगा। फिलहाल हम लोग पाइपिंग स्कीमेटिक बना रहे हैं, तो ग्रिल डिफ्यूजर का डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर एक यहाँ पे मैंने मशीन को प्लेस कर दिया। अब मशीन जब भी प्लेस करते हैं तो अगर मशीन ये है तो फ्रंट साइड से क्या होगा कि आपका इधर पाइपिंग कनेक्शन आएगा मशीन का। तो जिस तरफ मशीन का पाइपिंग कनेक्शन आता है उधर आपको मिनिमम 300 छोड़ना होता है। ठीक है, यहाँ से मिनिमम आपको 300 छोड़ना होता है। और 300 वो क्यों छोड़ना होता है, मेंटेनेंस के लिए। तो 18 mm और मैं मूव कर देता हूँ। तो अब मेरा यहाँ पे कितना आ गया, 290। मूव और कर देते हैं 20 mm। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं अगर देखूँ डायमेंशन तो 310 mm है, चलेगा। इस साइड में कितना है, 290 इधर भी है, और पीछे भी 300 होना चाहिए। किसके लिए, तो क्योंकि जब यहाँ पे आप एक्सेस डोर बनाओगे ना, एक्सेस डोर बनेगा यहाँ से ऐसे इस तरीके से, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, ये एक्सेस पैनल मशीन का होता है मेंटेनेंस के लिए। फ्यूचर में कोई ख़राबी हो जाए, पाइपिंग वगैरह चेंज करना हो, ब्लॉक हो जाए, रेफ्रिजरेंट लीक हो जाए, तो यहाँ कनेक्शन पे काम करना हो, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, तो इस तरीके से आपको छोड़ना पड़ेगा। और अदर जो एरिया है, यहाँ पे हमने क्या किया था, कैसेट यूनिट लिया हुआ था।
कैसेट यूनिट का भी मैंने अभी मैं फ़िलहाल एक रेक्टेंगल बना के ही शो कर देता हूँ। रेक्टेंगल कितना था, 950 बाई 950 रेक्टेंगल 950 बाई 950, ये एक कैसेट यूनिट हो गया। तो इसका प्लेसमेंट ऐसे ही सेंटर में हम लोग कर देंगे एक यहाँ पे। उसके लिए X2 X प्लेसमेंट जैसे मैंने कि डक में बताया था ना, उस तरीके से यहाँ पे कैसेट यूनिट लग जाएगा। ये कैसेट यूनिट यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, CASSETTE कैसेट यूनिट। ठीक है, सेम ये भी हमारा क्या है, एक कैसेट यूनिट है। और इसका कैपेसिटी कितना था, 1130 CFM, मतलब 3.2 टन, 3.2 टन। 1130 CFM। ठीक है, सेम यूनिट दोनों है। अब आया कि अब हम लोग को पाइपिंग कैसे करना है। पाइपिंग करने के लिए फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो शाफ्ट है मिल रहा है, ये शाफ्ट हम लोग यूज कर लेते हैं किसके लिए, ये वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट है। ठीक है, और इसी शाफ्ट को हम लोग यूज कर लेंगे कॉपर पाइपिंग के लिए। तो अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक रेफनेट बना लेता हूँ। रेफनेट जो होगा, मान लो यहाँ से 300 इस तरीके का रेफनेट होता है। ठीक है, रेफनेट का डायमेंशन आप देख सकते हो कैटलॉग में, और एक रेफनेट बना सकते हो। प्रॉपर रेफनेट कैसे होता है, मैं आपको बताने के लिए एक ऐसे क्या किया, एक रेफनेट बना लिया। ठीक है, अब इसको मैंने रोटेट कर लिया। अब मेरा पाइपिंग जो है इस कॉर्नर से आ रहा है, इस कॉर्नर से आने के बाद पाइपिंग इधर चला गया। ठीक है, इधर चला गया। तो अब मैं क्या करूँगा, रेफनेट मेरा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। मूव करने के बाद अब मशीन जो हमारा इधर लगा हुआ है, ऐसे कलर चेंज कर लेते हैं पाइपिंग का, मैजेंटा कलर कर लेते हैं। मशीन के राइट साइड में होता है कॉपर पाइप का कनेक्शन। ठीक है, ये इधर होता है कॉपर पाइप। अब फिर हम लोग आगे आएंगे, रेफनेट, एक रेफनेट फिर यहाँ लगाएंगे, क्योंकि रेफनेट के बाद हमें 1 मीटर पाइप मिनिमम चाहिए। ठीक है, इस रेफनेट को मैं ऐसे लेके आता हूँ यहाँ पे। ठीक है, रेफनेट जब भी आप लगाएं तो यहाँ से ऐसे, इसको मिनिमम कितना चाहिए होता है, 500 mm। 500 mm के बाद आप ऐसे मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो तो इस तरीके से इस पाइप को मैंने कनेक्ट कर दिया। फिर ऐसे आएंगे, ऐसे आने के बाद फिर अब 3 मशीन है। अब एक मशीन के लिए इधर रेफनेट आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि एक पीछे से रेफनेट लगाऊंगा इसके, इस तरीके से। तो एक एक पाइप को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे लेके यहाँ से कॉपर पाइप यहाँ। अब जैसा कि मैंने बताया कि ये मिनिमम आपको 500 mm होना चाहिए। तो इस रेफनेट को हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं 300 mm। और 300 mm इसको मैंने पीछे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि आप अभी डिज़ाइन कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग, प्रॉपर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद फिर से हमें एक रेफनेट लगाना पड़ेगा यहाँ पे इस मशीन के लिए। ये हो गया। ठीक है, अब चूंकि इसका जो कॉपर पाइप का कनेक्शन है वो इधर से ऐसे ही कनेक्ट है यहाँ पे, तो इस रेफनेट को हमें और पीछे लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से सीधा 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 ऐसे ले आके
कनेक्ट कर लेंगे। अगर अभी थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन है क्योंकि कनेक्ट कैसे हो रहा है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए हम आ जाते हैं इधर। इसमें देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मेरे पास मान लो 3 आउटडोर यूनिट था 60 एचपी के सर्किट में, ठीक है। इससे मैंने क्या किया, यहाँ यहाँ यह एक टी जॉइंट लगेगा। टी जॉइंट लगने के बाद ये जो रेफनेट है, ये जो रेफनेट मैं ऐसे बनाया हूँ ना, वही रेफनेट यहाँ ऐसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इससे मैंने क्या किया, एक रेफनेट से एक इंडोर यूनिट कनेक्ट हो गया, फिर वो पाइप आगे आया, फिर इससे ब्रांचिंग हो जाता है। एक और रेफनेट जैसे मैं लगाऊंगा ना, रेफनेट में ये 2 पॉइंट होता है, एक पॉइंट इंडोर यूनिट को चला जाता है, एक पॉइंट एक्सटेंड होके आगे चला जाता है, फिर इसमें फिर एक रेफनेट लगता है, फिर एक इंडोर यूनिट को चला जाता है, एक एक्सटेंड हो जाता है आगे की तरफ। सेम वैसे ही फिर एक इंडोर यूनिट लग गया, फिर आगे चला गया, फिर एक इंडोर यूनिट लग गया, फिर एक आगे चला गया। फिर मतलब अगर आपको 4 इंडोर यूनिट कनेक्ट करना है तो आपको कितना रेफनेट लगेगा, 3 रेफनेट लगेगा। 3 रेफनेट तो वैसे ही अगर आपको 80 इंडोर यूनिट कनेक्ट करना है तो आपको 79 पीस रेफनेट चाहिए। रेफनेट को हम लोग वाई जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर कोई बोल दे कि मान लो हमें 9786 इंडोर यूनिट कनेक्ट करना है तो कितना रेफनेट चाहिए, फटाक से बता दो। 9785, एक कम। जितना इंडोर यूनिट होगा उससे एक कम वाई जॉइंट या रेफनेट लगेगा। तो इस तरीके से पाइपिंग होता है। अब इस पाइप को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया। एक्सटेंड करने के बाद एक यहाँ फिर रेफनेट लगाएंगे। यहाँ पे हमने फिर से एक रेफनेट लगाया। रेफनेट लगाने के बाद इसको, अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये चढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, प्रॉपर ड्राइंग नहीं है ये, ठीक है। सेम वैसे ही अब इन सारे मशीनों को हमने कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ जैसे हम आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एक वाई जॉइंट लगाएंगे। एक वाई जॉइंट लगाएंगे। वाई जॉइंट लगाने के बाद एक पाइप को हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ से ऐसे ऐसे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे एक वाई जॉइंट लगेगा। कंफ्यूज नहीं होना, वाई जॉइंट और रेफनेट दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, इससे मैंने कनेक्ट कर दिया ये, और दूसरा चला जाएगा कॉपर पाइप मेरा, दूसरे वाला जो इंडोर है, दूसरा वाला जो इंडोर है यहाँ कनेक्ट हो गया। और उसके बाद एक जो यहाँ पे बचा हुआ था वाई जॉइंट, उसको मैंने ले लिया इधर इन इन इंडोर यूनिट्स के लिए। तो इसके पीछे से मैं क्या करता हूँ, पाइपिंग कर देता हूँ। यहाँ पे एक वाई जॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे वाई जॉइंट ये लगा दिया, और इसको मैंने किया 500 mm एक्सटेंड। अब यहाँ से करके ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ से आके, मशीन उधर है तो राइट साइड इधर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि इधर से खड़ा होकर देखोगे तो राइट ये है, तो राइट साइड में कनेक्शन हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सर्किट 1 के सारे इंडोर यूनिट्स को कनेक्ट कर लिया। सेम वैसे ही अब दूसरा जो सर्किट है वो यहाँ से निकल रहा है, दूसरा सर्किट यहाँ से निकल रहा है, और ये ऐसे जाके जितना मशीन है इसमें इन सबको कनेक्ट कर लेगा। अब कैसेट यूनिट हमने प्लेस करना भूल गए थे हम लोग। जैसे ये सैलून में, हम इसको थोड़ा मूव कर देते हैं, सैलून ये कॉपी करते हैं यहाँ से। एक एक ये प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर डायमेंशनिंग करके मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, लेआउट कैसे बनाना है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप प्रॉपर ड्राइंग बनाएंगे ऑटोकैड में तो आपको पूरा डायमेंशन का ध्यान रखना है कि इधर से जितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मतलब एक्स वाई जेड हर एक डायरेक्शन से आपको सेम होना चाहिए।
तो इसका मैं अभी कलर चेंज कर देता हूँ, फिर से मैं इसको येलो कलर का ले लेता हूँ। ठीक है, अब फिर जब आए इधर हम, इधर आने के बाद अब फिर हमें यहाँ पे एक वाई जॉइंट चाहिए, तो इस वाई जॉइंट को मैं मिरर कर देता हूँ। ये मिरर हो गया, नो कर देंगे। नो करने के बाद ये आ गया। ठीक है, अब इस इंडोर यूनिट को कनेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे इसका कॉपर का पाइप आएगा। तो यहाँ पे आके मैंने छोड़ दिया इसको, सेम कॉपी किया मैंने। बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये कनेक्ट कर दिया मैंने, इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये जॉइंट यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं। तो ये जो वाई जॉइंट है ना, इसको हम अगर इस तरफ अगर रखेंगे ना, मिरर करके अगर इस तरफ रखेंगे, तो यहाँ से जब आप कनेक्शन करोगे ना, तो ये एकदम एक सीधा लाइन में जाएगा। यहाँ से ये वाला सीधा लाइन में जाएगा। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको मूव करके यहाँ पे कर देते हैं, तो ये इस तरीके से ये सीधा लाइन जाएगा। अब यहाँ पे फिर हमने क्या किया, एक वाई जॉइंट लगाया। वाई जॉइंट लगाने के बाद एक मशीन को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया, दूसरे मशीन के लिए यहाँ से उठाया पाइपिंग को, ये आए दीवार के किनारे, पॉलीलाइन लिया, ये आए दीवार के किनारे। दीवार के किनारे आने के बाद यहाँ पे देखो एक मशीन ये है, कॉपी करके रेफनेट को कॉपी करने हमें, उसके बाद रोटेट कर लो। रोटेट करने के बाद यहाँ रख दिया मैंने। रखने के बाद पॉलीलाइन लो, पॉलीलाइन लेने के बाद ये राइट साइड का कनेक्शन है, ये मशीन में आके कनेक्ट हो गया। सेम वैसे ही यहाँ से ये आया और इस मशीन में कनेक्ट हो गया। अब दूसरा हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, अपोजिट में जाने के लिए ये आए, उसके बाद इन सबको फिर कनेक्ट कर लेंगे। इन सबको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने रेफनेट लगाया, कॉपी कॉपी करने के बाद ये आ गए हम, रोटेट रोटेट करने के बाद, ठीक है, ये आके इस मशीन में कनेक्ट हो गया। सेम वैसे ही इसको मैं कॉपी करता हूँ, इस मशीन को कनेक्ट कर लिया। इधर जाने के लिए फिर हमें आगे रेफनेट लगाना पड़ेगा। ये आ गए। अब यहाँ से हमें ऐसे जाना पड़ेगा इस पैसेज में, लेकिन यहाँ पे भी आगे दो मशीन है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वाई जॉइंट लगा देंगे। यहाँ पे एक वाई जॉइंट लगा देंगे और इस वाई जॉइंट से ले लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से लेने के बाद यहाँ पे फिर एक वाई जॉइंट लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक वाई जॉइंट लगा देंगे। अब दो मशीन है, दो मशीन के लिए कितना वाई जॉइंट चाहिए, एक वाई जॉइंट चाहिए। तो इधर यहाँ से मैंने इस पॉइंट से इसको कनेक्ट किया और इस पॉइंट से फिर मैंने इसको कनेक्ट किया, और फिर इधर अब हमें लेफ़्ट जाना है। लेफ़्ट जाने के लिए अब हम यहाँ से एक कॉलम के पास लगा देंगे फिर वाई जॉइंट। तो उस डायरेक्शन में कोई वाई जॉइंट है हमारे पास, ये है। तो इसको मैंने क्या किया कि यहाँ ले लिया। यहाँ लेने के बाद इस वाले पॉइंट से हमने ये कनेक्ट कर दिया, कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद इस वाई जो यहाँ से कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कुछ पाइपिंग मेरा कॉलम में हिट कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में उसको खिसका लेंगे। ये कॉलम में ऐसे हिट नहीं होना चाहिए, कॉलम के अंदर आप कॉपर पाइप नहीं डाल सकते। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि अपने पास कैसेट यूनिट भी था, तो कैसेट यूनिट के लिए भी तो अब हमें एक वाई जॉइंट
लेके आना था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेंटर में दे के इसको मैं मिरर कर देता हूँ। मिरर इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि पाइप हमें डाउन साइड में उतारना है पाइप। तो मैंने यहाँ पे एक रेफनेट बनाया। रेफनेट बनाने के बाद यहाँ से ये आ जाते हैं यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि एक और फिर से रेफनेट को कॉपी करते हैं। तो आई थिंक अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा कि कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसको यहाँ से इसको जोड़ दिया मैंने। अब कैसेट यूनिट पे एक तरफ कनेक्शन होगा उसे। अब दूसरी तरफ जाने के लिए फिर हम यहाँ आए। यहाँ आने के बाद फिर से एक वाई जॉइंट यहाँ लगाएंगे। इस वाई जॉइंट को मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ गया मैं, ठीक है। इस वाई जॉइंट से इसको को और इसको कनेक्ट किया। तो इस तरीके से हम लोग लेआउट बनाते हैं। अब देखो, इधर जाने के बाद इधर इधर जाने के बाद यहाँ से मैं एंटर हो जाता हूँ इस रूम के अंदर। और अब हमें एक रेफनेट और चाहिए यहाँ पे लगाने के लिए। 2 इंडोर यूनिट है, एक रेफनेट से काम हो जाएगा। इसको मैंने मूव किया, यहाँ से पकड़ के यहाँ लाया और यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं इसमें, और फिर इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब चूंकि हम लोग ये सर्किट 2 जो था उसको हम लोग येलो कलर लेके चल रहे थे, तो येलो कलर से मैं मैच कर देता हूँ सारे पाइपिंग्स को, ताकि पहचानने में आसानी हो जाए कि कौन सा सर्किट 1 है और कौन सा सर्किट 2 है। तो अब सर्किट 1 हमारा यहाँ से निकला और सर्किट 2 यहाँ से निकला। ये हो गया सर्किट 1। इसको थोड़ा सा छोटा कर दो और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, और ये हो गया हमारा सर्किट 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, सर्किट 1 और सर्किट 2 बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको पाइप डिज़ाइन करना है। अब पाइप डिज़ाइन के लिए फिर से आपको अब पाइपिंग स्कीमेटिक लेआउट बनाना है। कैसे बनाना है, मान लो इस तरीके से हमारे पास कितना 60 एचपी में 3 आउटडोर था। तो 60 एचपी का आउटडोर का डायमेंशन हम ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट इंटर करता हूँ। अब वो टेक्स्ट क्या होगा, यहाँ से कॉपी किया मैंने, ऑर्थो मोड ऑन किया, ऑफ किया। यहाँ पे लिखता हूँ मैं CKT01 60 HP। अब 60 एचपी का तो आउटडोर लगा दिया, लेकिन अब इसमें एक एक आउटडोर यूनिट कितना का था, 60 में 20 एचपी का था, 20 एचपी का था। मतलब 20 एचपी, 20 20 40 और 20 60। इन तीनों मशीनों को हम लोग क्या किए हैं कि एक पाइपिंग से ऐसे कनेक्ट करके राइजर से नीचे आएंगे, और ये पाइप ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ओके। अब जैसे ही यहाँ से राइजर से हम लोग क्या किए, बेसमेंट फ्लोर पे आए, तो यहाँ से हमारा कौन सा मशीन कनेक्टेड है, 1624। तो एक यहाँ पे रेफनेट बनाते हैं, PL पॉलीलाइन से बनाते हैं, ठीक है। इसको मिरर करते हैं। मिरर करने के बाद इसको जोड़ देते हैं। ये अपना आ गया रेफनेट। ये इस तरीके का वाई जॉइंट में जो बताया था वैसे बना लेंगे। अब इससे एक कनेक्ट हो गया मेरा इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट को मैं फिलहाल ऐसे एक रेक्टेंगल से शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब कितना इंडोर यूनिट कनेक्टेड है इससे,
सीधा सीधा एक इंडोर यूनिट, दो इंडोर यूनिट, तीन इंडोर यूनिट के बाद ये फिर एक ब्रांच हो जा रहा है। दो के बाद एक रेफनेट, दो रेफनेट। इस तरीके से पहला रेफनेट से ये निकला, ये निकला, एक्सटेंड कर देते हैं। उसके बाद फिर जब हमारा ये रेफ पाइप आया तो यहाँ से हमने क्या किया कि एक और रेफनेट लगाया, यहाँ से एक रेफनेट लगाया, एक रेफनेट जो दूसरी तरफ चला गया, एक रेफनेट दूसरी तरफ आ जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ से पाइप को मैं क्या करता हूँ दिखाने के लिए, यहाँ से एक और ऐसे करते हैं, रेफनेट लगाते हैं। और ठीक है, तो इससे हमारा कितना मशीन कनेक्टेड था, दो मशीन कनेक्टेड था। यहाँ से ऐसे आके दो मशीन, ये मशीन हो गया। फिर जो जो तीसरा रेफनेट था जो सीधा आ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक रेफनेट लगेगा, इसी रेफनेट से एक ये वाला जा रहा था, पॉलीलाइन, ये आया इस रेफनेट से। यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे आगे की तरफ, आगे जाएंगे फिर एक और वाई जॉइंट हमने लगाया है, ये एक और वाई जॉइंट यहाँ पे लगाया इस मशीन के लिए। ठीक है। उसके बाद फिर ब्रांचिंग हो जाता है, ब्रांचिंग होने के बाद एक इधर लगेगा। ठीक है। यहाँ पे हमने एक और इंडोर यूनिट लगाया, ये। अब उसके बाद जो अगला जो रेफनेट होगा, तो छोटा करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से फिर क्या हो रहा है आगे का, ये एक रेफनेट यहाँ फिर लग रहा है। अब इस रेफनेट से कितना मशीन है, दो मशीन कनेक्टेड है इस तरीके से, दो डक्टेबल मशीन। उसके बाद फिर एक पॉलीलाइन आगे बढ़ाएंगे, इस रेफनेट से आगे आने के बाद फिर क्या हो रहा है, इस रेफनेट से फिर दो और मशीन कनेक्ट है। टोटल मशीन कितना हो गया देखो, दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ, मतलब नौ मशीन कनेक्टेड है इससे। यहाँ से अगर स्टार्ट करें, ये देखो एक मशीन, दो मशीन, तीन मशीन, चार पाँच मशीन, छः सात और आठ नौ। अब कैसे कैसे कनेक्ट है, अगर ये देखो पहला रेफनेट ऊपर से आया, एक मशीन कनेक्ट हो गया, दो, दो के बाद यहाँ से ब्रांचिंग हो जाता है, ब्रांचिंग होने के बाद एक ब्रांच से दो मशीन कनेक्ट है। फिर अगला ब्रांच आगे आया, फिर अगला ब्रांच आने के बाद यहाँ से दो पार्ट में बढ़ जाता है। तो क्योंकि आपको पाइपिंग डिज़ाइन भी करना है ना, यहाँ से आने के बाद ये पाइप और ये पाइप और ये पाइप जो ब्रांच हो रहा है रेफनेट के ऊपर, ये और ये, इनका साइज अलग होगा। ये इंडोर यूनिट को कनेक्ट कर रहा है, इसका साइज अलग होगा। अब कौन कौन सा इंडोर यूनिट कितने कितने एचपी का था, अब हमें एचपी में लिखना पड़ेगा। ठीक है। इधर सीएफएम में लिखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमें टोटल एचपी भी कैलकुलेट करना है। तो अब जो 1624 सीएफएम का मशीन था, एक कितने एचपी का मशीन है, 4.55 टन का। 4.55 डिवाइडेड बाई 0.8 कर देंगे तो मतलब 5.68 एचपी। पहला मशीन 5.68 एचपी। फिर दूसरा मशीन जो था वो भी 5.68 एचपी। फिर यहाँ से ये वाला मशीन जो था फिर 5.68 एचपी। और ये जो दोनों मशीन है, ये दोनों, ये अलग कैपेसिटी का है। अलग कैपेसिटी का कैसे है, ये तीनों मशीन सेम है और ये इधर का 1377 है,
1377 कहाँ गया, 3.98। अब 3.98 कितना एच पी होगा, 3.98 डिवाइडेड बाई 0.8 मतलब 4.97 एच पी ये हो गया। 4.97 एच पी, ये भी 4.97 एच पी का है। उसके बाद ये नीचे नीचे जो चारों डक्टेबल है वो सेम कैपेसिटी का है। ये कितने कैपेसिटी का है, 6.36 टनेज है। 6.36 टनेज है, डिवाइडेड बाई 0.8 कर देंगे, यानी 7.95 एच पी। 7.95 एच पी। ये पॉइंट में मैं लिख रहा हूँ क्योंकि पॉइंट में आ रहा है, बाद में इसको आप राउंड ऑफ करके इसको 8 एच पी, इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा 6 एच पी, इसको 5 एच पी, इसको 6 एच पी, 6 एच पी, ठीक है। क्योंकि हम जब सी आई निकालेंगे, जब डिज़ाइन करेंगे, फाइनल डिज़ाइन करेंगे, तो ये जो इंडोर यूनिट होता है, ये जो इंडोर यूनिट में मॉडल होता है ना, ये इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी इंडेक्स। कैपेसिटी इंडेक्स, इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाई 25 करेंगे ना, तो ये एच पी में आता है, 2 एच पी। अभी मशीन मेरा कितना था, 5.6 डिवाइडेड बाई 3.5, 1.6 टन आया, डिवाइड बाई 0.8 करेंगे, कितना आया, 2 एच पी आ गया ना। तो हमें वहाँ पे ये वैल्यू इंटर करना पड़ेगा सी आई, ठीक है। मैंने आपको दिखाने के लिए क्या किया कि एच पी इंटर कर दिया, ठीक है। बट जब फाइनल मैं पाइपिंग स्कीमेटिक बनाऊंगा एक, उसमें आप देखेंगे कि वो सी आई होता है, कैपेसिटी इंडेक्स। तो अभी आप दूसरा खुद बना सकते हैं, क्योंकि मैं वो बनाने जाऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस तरीके से उसको आप बना लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें हमारा था पाइपिंग लेआउट हमने कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कि डेकिन पाइप सिलेक्शन प्रोसीजर, डेकिन में पाइप को कैसे सिलेक्ट करते हैं उसका प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।